ये पर रिकॉर्ड करना SiCl4 है ना। तो एक तो प्रिपरेशन अपन कर सकते हैं इसमें, थोड़ा मुश्किल होता है बट अपन हाई टेम्परेचर पे ऐसे कर सकते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पे तो रिएक्ट नहीं करेगा। Cl2 को रिएक्ट करवाते हैं एट अराउंड 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो SiCl4 बनेगा। अब it is covalent in nature. SiCl4 is covalent in nature and cannot be, मतलब we'll say that. So it is covalent in nature and gets hydrolyzed due to presence of d orbitals. अब होता क्या है, जैसे CCl4 होता है, तो CCl4 के लिए अगर अपन पानी से रिएक्ट करेंगे ना इसको, CCl4 को, तो H2O से रिएक्ट करेंगे तो there will be no reaction because due to absence of d orbital. There is no d orbital like this. बट अगर अपन SiCl4 को अगर पानी से रिएक्ट करोगे तो यह हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा एंड वी गेट SiOH होल 4 प्लस 4HCl, ये बनेगा। दिस इज कॉल्ड ऑर्थोसिलिसिक एसिड। तो सिलिसिक एसिड बोलो या ऐसे HiO4 H4SiO4 ऐसे बनेगा, दैट इज कॉल्ड ऑर्थोसिलिसिक एसिड। ऑर्थोसिलिसिक एसिड। Third compound we write that silicones. Third compound is silicones. तो सिलिकॉन्स को अपन बोलते हैं दैट इज लाइक कीटोन्स, दे आर लाइक कीटोन्स, सिलिकॉन कीटोन्स बोलते हैं अपन उसे, लाइक कीटोन्स। तो अपन इसको बनाते हैं R2SiO, where R can be CH3 or it can be pH, phenyl group, C6H5. These are synthetic, अपन लैब में बनाते हैं इसको, नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते। सिंथेटिक ऑर्गेनो सिलिकॉन्स और पॉलीमर्स, they exist in polymeric form, है polymers with SiO-Si linkage, मतलब इस टाइप के बॉन्ड्स बने होते हैं linkage formed by chlorosilones, formed by chlorosilates. Formed by chlorosilates. अभी अपन इसमें लिख सकते हैं that is chlorosilates. So अब इनका जो प्रिपरेशन होता है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से होता है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपन ने थोड़ा सा तो पढ़ा हुआ है, तो अपन क्या करेंगे इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, विल राइट लाइक दिस, हमारे पास RMgX दैट इज कॉल्ड अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अपन इसको रिएक्ट करेंगे SiCl4 के साथ। तो ये एक R, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज होता है इसमें और एक पॉजिटिव चार्ज होता है इसमें, तो एक तो बनेगा इसमें, तो इसमें से RCl निकल जाएगा और मुझे कैटलिस्ट भी लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि अपन को कॉपर पाउडर लेना होता है इसमें, है ना। कॉपर पाउडर एट अराउंड वी कैन से दैट 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 to 300, अपन 570 केल्विन लिख लेते हैं। सो इधर अपन लिख लेंगे दैट इज व्हाट वी गेट इज RSiCl3 विल बी फॉर्म्ड। तो इधर MgX और एक Cl, तो MgCl2 जैसे होता है, अगर अपन ये X ले ले तो MgCl2 जैसे बन जाएगा। अगर आप RMgX को थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे,
मतलब 2 मोल्स ले लें और फिर SiCl4 के साथ रिएक्ट करें, सेम कंडीशंस, तो वी गेट R2SiCl2। और अगर आप थोड़ा और अमाउंट में ले लें तो RMgX, SiCl4 के पास जितना ज्यादा R होगा उतना ज्यादा Cl अपन रिप्लेस कर पाएंगे, सो R3SiCl बनेगा, R3SiCl बनेगा। अब इसमें बाकी आप MgCl किधर ले लेंगे, MgCl इससे भी ले लेंगे अपन, क्योंकि इसमें 2 मोल्स हैं और इसमें 3 मोल्स MgCl बनेगा। अब इसको मैंने इसलिए ऐसे लिखा क्योंकि मैं इनका हाइड्रोलिसिस करूंगा। जब अपन इसे पानी से रिएक्ट करेंगे ना, इसको हाइड्रोलिसिस बोलेंगे अपन, तो Cl जो होते हैं वो OH से रिप्लेस होंगे। सो ये 3 मोल्स ऑफ H2O से रिएक्ट करूंगा, ये 2 मोल्स ऑफ H2O से रिएक्ट करूंगा, ये 1 मोल ऑफ H2O से रिएक्ट करूंगा, तो ये बनाएगा मेरे पास RSiOH होल थ्राइस और 3HCl। ये बनाएगा R2SiOH होल ट्वाइस, 2 Cl थे क्योंकि, और ये बनाएगा R3SiOH, ये बनाएगा। ठीक है, ये जो है इसमें HCl भी बनेगा, ट्राइस ऑफ HCl, इसमें ट्वाइस ऑफ HCl बनेगा और इसमें HCl बनेगा। ये जो है ना, ये it exists as a cross-link polymer, as a cross-link polymer, linked polymer. It exists as a cross-link polymer. Cross-link polymer मतलब कैसे? तो अपन कहेंगे जैसे इसका स्ट्रक्चर बनाए अपन, तो क्रॉसलिंक पॉलीमर पॉलीमेरिक फॉर्म में बना रहा हूं उसका, एंड दिस विल एग्जिस्ट एज अ लीनियर पॉलीमर। तो क्रॉसलिंक पॉलीमर बना ही देता हूँ, स्ट्रक्चर बना देता हूँ क्रॉसलिंक पॉलीमर का कि ये कैसे एग्जिस्ट करेगा पॉलीमर में। क्रॉसलिंक पॉलीमर बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है अपने लिए सिलिकॉन्स का। तो मैं क्रॉसलिंक पॉलीमर का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ठीक है ना। तो अगर अपन क्रॉसलिंक पॉलीमर बनाएंगे तो देखते मैं पॉलीमर की शेप नेक्स्ट पेज पे बनाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा मुझे ताकि आपको साफ साफ दिखे। तो इसके लिए फिर मैं लिख देता हूँ इट एग्जिस्ट एज अ लीनियर पॉलीमर। मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा एग्जिस्ट, क्योंकि ये स्पेस थोड़ा कम लग रहा है मुझे, एग्जिस्ट एज अ लीनियर पॉलीमर, है ना। तो ये क्रॉसलिंक पॉलीमर इसलिए क्योंकि इसमें R है, SI है और 3 OH थे, और इसमें लीनियर पॉलीमर इसलिए क्योंकि इसमें 2 ही OH है। और इसमें एक ही OH, एक ही OH। तो ये सिर्फ so exist only as a dimer, as a dimer. So अपन क्या करते हैं जनरली, R3SiOH is used as chain terminator. वो नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा कैसे चेन टर्मिनेशन कैसे करेगा वो अपन नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। चेन टर्मिनेटर, है ना, वो चेन टर्मिनेटर कैसे होगा वो नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। स्ट्रक्चर भी देखेंगे और चेन टर्मिनेटर भी देखेंगे। हो गया? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। अब नेक्स्ट पेज पे जैसे अपन क्रॉसलिंक पॉलीमर,
पॉलीमर। अपन क्या करेंगे ना, जैसे अपने पास था SI, इधर R लिख लेते अपन, इधर OH है, इधर भी OH है और इधर भी OH है। मैं दूसरा मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, पॉलीमर बनाएंगे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, इधर भी OH है, इधर भी OH है और इधर भी OH है। इधर दूसरा मॉलिक्यूल लिख लेते हैं, SI, इधर R लिखते हैं, इधर OH लिखते हैं, इधर OH लिखते हैं, और इधर भी OH लिखूंगा और SI होगा, इधर OH लिखूंगा, इधर भी OH लिखूंगा और इधर R। फिर इधर वैसे ही अब रिपीटिशन हो जाएगा। पॉलीमर अपन को पता है, पॉलीमर का मतलब यही होता है कि आप एक मोनोमर ले लो, मतलब एक मॉलिक्यूल ले लो, उसी को रिपीट करते रहो तो पॉलीमर बन जाता है ना। तो अपन उसको पॉलीमर बना लेंगे। अब आप देखोगे तो अपन ने पॉलीमर बनाया कैसे, तो यहाँ से वाटर हटा दो, 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 तो अपन को मिल जाएगा ऐसे, ये पॉलीमर बन गया अपने पास। ये लो, ये पॉलीमर, दिस इज अ क्रॉस लिंक, है ना। अब दूसरा अपन चेक कर लेते हैं, लीनियर पॉलीमर। अब लीनियर पॉलीमर का मतलब जो पॉलीमर में सिर्फ एक लीनियर ऐसे बनेगा। अब लीनियर तो बनेगा इससे, इससे तो क्रॉस लिंक बन रहा था अपने पास, क्योंकि 3 OH थे, तो आप 3 जगह से वाटर हटा सकते हैं, लेकिन इसमें तो 2 ही OH, इसमें तो 2 ही OH। तो अपन क्या करेंगे, अब अगर 2 OH होंगे तो अपन लीनियर पॉलीमर बना लेंगे। लो भाई, ऐसे। तो यहाँ भी वाटर हटा देते हैं, यहाँ भी वाटर हटा देते हैं, ठीक है। तो वी गेट द पॉलीमर लाइक दिस। पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर। अब इसमें एक और OH होता तो अपन क्रॉस लिंक बना लेते हैं, लेकिन अब 2 ही OH हो तो अपन लीनियरली उसको वाटर हटा के ज्वाइन कर सकते हैं। डाइमर, अब इसमें तो एक ही OH है, R3SiOH। तो अपन ने कहा भाई अगर इसमें एक ही OH है तो आप क्या कर सकते हो, बस इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते अपन। एक OH ये है और एक दूसरे मॉलिक्यूल का OH ले लो, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको डाइमर जैसे ही बना सकते हो। बस इधर पानी हटा दो और डाइमर बना दो, ऐसा हो जाए। अब इसमें और कोई आगे हो नहीं सकता, तो अपन क्या करेंगे, इस टाइप के मॉलिक्यूल को, जैसे इसको चेन को रोकना है अपन को, तो अपन क्या करेंगे, इसमें ना इस टाइप का मॉलिक्यूल डालते हैं, इधर भी R, इधर भी R, इधर भी R, तो आगे जाएगा ही नहीं रिएक्शन, क्योंकि फिर ये पानी हटेगा तो इधर OH है ही नहीं, तो आगे रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए अपन ने लिखा था कि दिस इज यूज्ड एज अ चेन टर्मिनेटर, इसलिए अपन ने लिखा था कि दैट इज यूज्ड एज अ चेन टर्मिनेटर, दैट इज यूज्ड एज अ चेन टर्मिनेटर। ये डाइमर है, ये स्ट्रक्चर्स है। अब आप इनको पॉलीमर्स जो बनाए अपन ने, सिलिकॉन्स जो है, सिलिकॉन का यूजेस बहुत ज्यादा है ना। वाटर प्रूफिंग में तो सबसे बड़ा यूज है इसका,
जो वुड पे पॉलिश करते हैं ना, तो वुड पे पॉलिश करते हैं सिलिकॉन का, तो वो बारिश में भी खराब नहीं होती, पानी के अंदर भी खराब नहीं होती फॉर इयर्स, है ना। तो उसका यूज बहुत ज्यादा है। तो अपन प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं सिलिकॉन्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन्स। वैसे सिलिकॉन से बहुत बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए सिलिकॉन्स का ध्यान रखना है, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर भी अलग पेज पे बनाए। प्रॉपर्टीज में वी कैन स्ट्रक्चर राइट, बनाने। हाँ सारे स्ट्रक्चर बनाने भाई, सारे स्ट्रक्चर बनाने, इनके हाइब्रिडाइजेशन, इनके स्ट्रक्चर्स, सब कुछ पता होना Yes. चाहिए, ठीक है। अब शॉर्ट चेन सिलिकॉन्स जो होता है ना, शॉर्ट चेन मतलब ये जैसे लीनियर पॉलीमेरिक चेन है तो शॉर्ट चेन भी बनाते हैं अपन। तो शॉर्ट चेन सिलिकॉन सिलिकॉन्स आर ऑयली लिक्विड्स, दे आर ऑयली लिक्विड्स। मीडियम चेन जो होते हैं वो विस्कस ऑयल्स होते हैं, थोड़े थिक होते हैं वो, है ना। तो मीडियम चेन सिलिकॉन्स medium chain silicons behave as viscous oils. Jellies, grease, जो अपन है ना ऑयलिंग वगैरह करते हैं ना, ग्रीस वगैरह वैसे। और ये हाई टेम्परेचर को होल्ड कर सकता है, इसलिए अपन इसे ग्रीस जैसे यूज करते हैं, वो पैकिंग वगैरह में, इंजन पैकिंग जो होता है ना, वो उसमें यूज करते हैं सिलिकॉन्स को। सबके बाद में क्या था? मैंने कहा किसके बाद? विस्कस। अच्छा, विस्कस ऑयल्स है ये, grease, and those with very long chains, those with very long chains, है ना, behave as rubber elastomers and that is resins. Resins का मतलब पॉलीमर होता है, resins, resins का मतलब पॉलीमर होता है, behave as a polymer. तो सर आपने वो क्या लिखा है, इलास्टोमर्स? हाँ, इलास्टोमर्स, इलास्टोमर्स मतलब जो स्ट्रेचेबल होता है। इलास्टोमर अपन उनको कहते हैं जिनको स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच कर सकते हैं, और स्ट्रेच करने के बाद जब फोर्स को रिलीज करेंगे तो वो अपना ओरिजिनल शेप जो है वो रीगेन कर लेते हैं, दे आर कॉल्ड इलास्टोमर्स। रबर बैंड होता है जैसे। रबर बैंड। बिल्कुल। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, चलें? हाँ सर। कोविड प्रीवियस में एक सेकंड सर। हाँ, मैंने इसलिए थोड़ा सा 1 सेकंड और वेट करते हैं, रुका था मैं। यस सर, हो गया। ठीक है, तो इसका प्रीवियस पेज 2 मिनट दिखा सकते हैं? ये है भाई प्रीवियस पेज। हो गया, चलो फिर। तो नेक्स्ट पेज में अपन एक दो यूजेस और हैं इसके, और इंपॉर्टेंट होते हैं यूजेस, तो अपन लिख लेते हैं। सिलिकॉन्स is surrounded by
is surrounded by non-polar alkyl groups. Alkyl group. है ना? Which are water repellent. Water repellent. वाटर रिपेल करते हैं. तो अगर वाटर रिपेलेंट होंगे तो ऑब्वियसली बात है अपन वो ग्रीस को लगाएंगे या ऑयल को अगर अपन पेंट करेंगे तो वाटर को रिपेल करते हैं. They have in general they have high thermal stability. They have high thermal stability. Thermal stability. They have very high thermal stability. High dielectric constant. So high strength होता है उनका. Thermal stability. And resistance to oxidation and reduction. To oxidation and reduction. ना तो ऑक्सीडाइज होते हैं. पेंट में इसलिए यूज करते हैं ना. बिल्कुल, इसीलिए उसको पेंट्स में यूज करते हैं, सिलिकॉन्स को. सिलिकॉन्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर. वो यूजेस जैसे तुम चाहते हो अपन लिख लेना है. सिलिकॉन्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर waterproof papers. Waterproof papers, wood, textiles, lubricant at high temperatures. Lubricant at high and low temperatures. लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर पे भी यूज कर सकते हैं अपन इसे, वेरी हाई टेम्परेचर पे भी यूज कर सकते हैं इसे. दोनों ही कंडीशन में यूज कर सकते हैं. अब ये आपका सिलिकॉन था, खत्म हो गया. सिलिकेट्स अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में पड़े हुए हैं. सिलिकेट्स SiO4 2 नेगेटिव. मैंने आपको अच्छे से स्ट्रक्चर वगैरह सब पढ़ाया हुआ है. The negative charge is neutralized by that alkali metals or alkaline metals. है ना? ये अपने पढ़ा हुआ है बॉन्डिंग में. ऑर्थोसिलिकेट, पायरोसिलिकेट्स. एक्चुअली सिलिकेट्स आर रॉक्स. सीधा सीधा अपन तो बोलते हैं भाई ये रॉक्स होता है, पत्थर. रॉक्स, क्ले, सॉइल, है ना? ऑल आर मेड अप ऑफ सिलिकेट्स. Are made of silicates. Silicates of aluminium, iron, magnesium, and other metals. जैसे पर एग्जाम्पल तो सियोराइट्स. सर आपने रॉक के बाद क्या लिखा है? सिलिकेट्स, क्ले, सॉइल. इसमें क्ले लिखा हुआ है ना, सॉइल. एक मिनट अच्छे से लिख देता हूँ. जैसे जियोलाइट्स है, फेल्ड्स्पार है. फेल्ड्स्पार तो NaAlSi3O8 होता है. माइका है तो माइका इज पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होता है. That is mica. So silicates are metal derivatives of
ऑफ सिलिसिक एसिड, सिलिसिक एसिड, जैसे अपन लिखेंगे H4SiO4, या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं SiOH4। थोड़ी देर पहले अपने हाइड्रोलाइसिस में बनाया भी था सिलिसिक एसिड। और SiO4 4 नेगेटिव, ये 4 नेगेटिव होगा यार, मैंने 2 नेगेटिव लिखा हुआ है भैया, इसको कलेक्ट कर लेना है, कनेक्ट वो कर लेना करेक्ट। यहाँ पर मैंने शायद ये 4 नेगेटिव होगा क्योंकि ये तो +4 होता है ऐसे विथ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 लिखूंगा तो उनको पता है हाइब्रिडाइजेशन, एंड इज फॉर्म्ड एज, कभी कभी मैंने कोई फॉर्म भी अगर करना है तो फॉर्म्ड एज सिलिकेट्स। अपन क्या करेंगे, Na2CO3 को SiO2 के साथ हीट करते हैं हाई टेम्परेचर, खूब सारा मिट्टी डाल के, फ्यूज्ड विथ सैंड। आप सैंड डाल दो उसमें और उसको हाई टेम्परेचर पे फ्यूज कर दो, तो Na4SiO4 बनता है। या आप सीधा लिख सकते हैं कि इसमें पॉलीमर्स बनेंगे, Na2SiO3 होल N ये बनेगा, ये पॉलीमरिक फॉर्म में बन जाएगा। अब इसके आगे मैंने आपको सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ाए हुए हैं, ऑर्थोसिलिकेट्स, पायरोसिलिकेट्स, साइक्लिक सिलिकेट, चेन सिलिकेट, सब पढ़ाया हुआ है, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स। तो सिलिकेट्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस किया। स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट, क्या करूं, लिख दूं, केमिकल बॉन्डिंग से पढ़ लो आप, वहां भी अपन ने पढ़ा हुआ है सिलिकेट्स, क्योंकि उसमें क्वेश्चन भी थे ना केमिकल बॉन्डिंग में। तो बॉन्डिंग से पढ़ सकते हो। हाँ सर। ओके हाँ सर। सर। ठीक है, तो तुम लोग बॉन्डिंग से पढ़ लेना। मैं कुछ सोच, मेरा दिमाग बोल रहा है कि यार एक एक छोटा छोटा लाइन लिख दो आप, ताकि हमें पता रहे, हम बॉन्डिंग में चेक कर लेंगे क्या क्या पढ़ना है हमें वहां से, है ना। तो मैं एक छोटा छोटा लाइन लिख देता हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं मान सर रहा। डेरिवेटिव के आगे क्या लिखा है? कहाँ है भाई डेरिवेटिव के आगे, लिखा हुआ है सर वो सिलिकेट्स आर हाँ, मेटल डेरिवेटिव। derivatives of सिलिसिक एसिड, ये एसिड लिखा हुआ है। ओके सर। ऑर्थोसिलिकेट जो होता है ना, इट इज सिंगल, है ना, अपन छोटा सा पार्ट लिख देते हैं और बता देते हैं ना। सो सिंगल डिस्क्रीट यूनिट ऑफ SiO4, यूनिट ऑफ SiO4 4, ये होता है। दूसरा होता है पायरोसिलिकेट्स, अपन ने स्ट्रक्चर भी लिखे हुए हैं तो B तुमको, ना, हाँ अच्छा बी वाला, ठीक पॉइंटर है, में B। लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने आप लिख लेना उसको। अगर वहां इसलिए लिखा ना कि नंबर बहुत सारे हो रहे हैं, इसलिए भी लिखना चाहता था। पायरोसिलिकेट का, पायरो का मतलब हीटिंग होता है, तो अपन 2 यूनिट लेंगे और हीट करते हैं। तो पायरोसिलिकेट होता है Si2O7 2 नेगेटिव, नहीं 2 नेगेटिव क्यों, SiO427 6 नेगेटिव है, ऐसे 6 नेगेटिव, 7 2 जब 14 हो जाएगा, तो 14 में से 8 माइनस कर दो, 6 बच गया वो। सो 2 यूनिट्स ऑफ, 2 यूनिट्स ऑफ, इसमें क्या होता है, ये बनता कैसे है, तो 2 यूनिट्स ऑफ SiO4 2 नेगेटिव 4 नेगेटिव, फिर 2 नेगेटिव आ गया, है ना। वो एक्चुअली आदत होता है ना अपन को 2 नेगेटिव से 4 नेगेटिव कभी कभी पढ़ते हैं। सो 4 नेगेटिव with common oxygen atom is called Iceland silicate, with common oxygen atom, oxygen atom,
उसको अपन आइसोलेट सिलिकेट, थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इसका, तुम अपने आप तुम्हें याद आ जाएगा कि हाँ सर ऐसे आपने पढ़ाया हुआ है, ऐसे अपन ने पढ़े हुए हैं, बीच में सिलिकेट बनाते थे अपन, है ना। तो ऐसे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ऐसे। तो जो बीच वाला जो दो यूनिट में कॉमन होता है ना, उन पे नेगेटिव चार्ज नहीं होता, नेगेटिव चार्ज उन पे होता है जो कॉमन नहीं होते, तो इन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए वो 6 नेगेटिव है। बीच वाला जो कॉमन होता है दोनों में, उस पर नहीं होता। ये जो डॉट होता है ये सिलिकॉन को रिप्रेजेंट करता है, और ये सर्कल ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है। सर्कल 7 दिख रहे हैं, डॉट 2 दिख रहे हैं, वो रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर अपन ने बनाए थे, है ना। तो सी की बात करते हैं अपन, तो तुम देखोगे तो वहां पर लिखा हुआ है। अभी साइक्लिक और चेन सिलिकेट्स और चेन सिलिकेट, साइक्लिक और चेन सिलिकेट में स्ट्रक्चर अपन ने कॉमन फॉर्मूला भी बनाया था इनका, कि कॉमन फॉर्मूला फॉर दिस इज SiO3 होल n -2, ये लिखा था। सो एग्जांपल के लिए जैसे मतलब अपन ने जो पढ़ा था वो कम से कम अपन को Sp3O9 और 6 नेगेटिव, मतलब 3 सिलिकॉन तो लेने ही पड़ेंगे चेन ये साइक्लिक बनाने के लिए, क्योंकि साइक्लिक के लिए एटलीस्ट 3 मेंबर रिंग तो बनाओगे। तो जनरली जो कॉमनली एग्जिस्ट करते हैं वो 2 ही एग्जिस्ट करते हैं, कॉमनली मोस्ट कॉमन जो है, एंड दे आर लाइक दिस। डी अपन लिख सकते हैं, दैट इज चेन लाइक सिलिकेट्स, है ना, चेन लाइक सिलिकेट्स। तो साइक्लिक सिलिकेट्स में, चेन लाइक सिलिकेट्स में जनरल फॉर्मूला दोनों का एक जैसा होता है, जनरल फॉर्मूला दोनों का एक जैसा होता है। सो चेन सिलिकेट्स जो होता है, जनरल फॉर्मूला दोनों का एक जैसा होता है, होल n -2 है। बट एग्जांपल में अगर अपन चेन में क्या होता है कि किसी एक टर्मिनल कार्बन ऑक्सीजन एटम को छोड़ना पड़ता है। तो जैसे अगर मान लो अपन ने चेन बनाया कोई भी, तो अगर मान लो अपन ने यहाँ पर CSi 4 या 6 या 5 किसी का भी चेन बना हो गया, तो जैसे मैं इसको देख के बना रहा हूँ, तो Si मैंने 6 बनाया, तो ऑक्सीजन मुझे एक ऑक्सीजन छोड़ना पड़ेगा, 17 होगा, और चार्ज अपना वही 5, एक ऑक्सीजन छोड़ना पड़ेगा। ये अपन ने चेन लिखा हुआ है, मतलब अपन ने कैसे छोड़ते हैं उसको, वो सारी पार्ट अपन ने डिस्कस किया हुआ है चेन सिलिकेट्स में। मतलब ऐसे जब चेन बनाओगे ना, ये ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो अपन को कोई एक ऑक्सीजन, या तो ये वाला या फिर ये वाला, दोनों में से किसी एक को छोड़ना पड़ेगा। और एक अपन ऐसे बनाते हैं चेन सिलिकेट्स में, अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको, मैंने आपको ऐसे बताया हुआ है। तो यहाँ एक सिलिकॉन बना देंगे अपन, टेट्राहेड्रल यूनिट्स होते हैं ये, यहाँ एक सिलिकॉन बना देंगे अपन, यहाँ एक सिलिकॉन बना देंगे, यहाँ एक सिलिकॉन बना देंगे, ठीक है। ई में अपन कर सकते हैं 2 डायमेंशनल सिलिकेट्स। अब 2 और 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स आप देख लेना उससे, 2 एंड 3D सिलिकेट्स। 2D सिलिकेट्स में अब यहाँ तक जो है वो एक ही, मैक्सिमम जो है ना, वो 2 ऑक्सीजन कॉमन थे। पायरोसिलिकेट में 1 ऑक्सीजन कॉमन होता है 2 यूनिट में, बाकी सब में 2 ऑक्सीजन कॉमन होते हैं। 2D सिलिकेट्स में 3 ऑक्सीजन कॉमन होते हैं, और 3D सिलिकेट्स में चारों ऑक्सीजन दूसरे यूनिट से अटैच होते हैं। ऐसे बता सकते हैं, तो वो एक बार आप चेक कर लेना। ये अपना सिलिकेट्स था। एक छोटे से पैटर्न की बात करेंगे अपन, दैट इज कॉल्ड जियोलाइट्स। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा, वहां जियोलाइट छोटे सर अब, एक मिनट, हाँ ऑलमोस्ट अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया, बस जियोलाइट देख लेते हैं थोड़ा सा, और ग्लास 1-2 सेंटेंस लिखना है, ठीक है, उसमें ज्यादा नहीं है, लेकिन अपन को सेंटेंसेस लिखने पड़ेंगे। 1 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि सब लोग हो जाए।
सर साइक्लिक में दो एटम्स कॉमन रहते हैं ना, साइक्लिक और चेन में। साइक्लिक में हाँ 2 ऑक्सीजन कॉमन होंगे, यहाँ तक 2 कॉमन रहेंगे ऑक्सीजन एटम। इसमें 3 कॉमन होते हैं ऑक्सीजन एटम, इसमें चारों ऑक्सीजन कॉमन, मतलब चारों ऑक्सीजन से अदर यूनिट। जैसे एक ऑक्सीजन से 2 अलग अलग यूनिट अटैच्ड है ना, तो एक ऑक्सीजन कॉमन हो गया। इधर 2 ऑक्सीजन से इस तरफ भी अटैच्ड है, इस तरफ भी अटैच्ड है यूनिट, तो 2 ऑक्सीजन कॉमन हो गए एक यूनिट के। अब अगर अपन इसको भी कॉमन करेंगे, इसको भी कॉमन करेंगे तो 2d सिलिकेट्स बन जाएगा, और ऊपर वाले को भी कॉमन करेंगे तो 3d सिलिकेट्स बन जाएगा, ओके सर समझा। है ना। बाद में अगर डाउट्स में फिर अगर आएगा ना प्रॉब्लम, उससे पढ़ना, केमिकल बॉन्डिंग से डाउट है, डाउट्स में फिर कर देना कि सर वापस बता दो एक बार और, तो अपन बता देंगे। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, चलो नेक्स्ट पेज पे। हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो अब अपन पढ़ेंगे जियोलाइट्स, ये 4th पॉइंट हो जाएगा। जियोलाइट्स, अब देखो जियोलाइट का मतलब होता है एक तरीके से सीव होता है। सीव मतलब वो छन्नी, जैसे वो चाय अपन फिल्टर करने के लिए छन्नी यूज करते हैं ना, है ना, बिल्कुल। लेकिन जियोलाइट जो होता है ना, वो पत्थर की छन्नी होती है, और उसके पोर साइज हम खुद डिसाइड करते हैं, हम खुद बनाते हैं, और उनको शेप भी हम खुद बनाते हैं, उनके पोर साइज, उनको अपन जियोलाइट बोलते हैं। बस हमें ये चाहिए कि जियोलाइट जो पत्थर है, उस पत्थर का फॉर्मूला बताओ जरा, क्या होता है जियोलाइट्स का। तो अपन क्या कहेंगे, दीज आर मतलब एल्यूमिनोसिलिकेट्स होते हैं। तो ये फॉर्मूला जो अपन बनाएंगे ना, देखो होता तो सिलिकेट ही है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, मान लो अपने पास एक छोटा सा फॉर्मूला ले रहे हैं, ये 2 है, ये 4 है। तो अपन क्या करते हैं, इसमें एक सिलिकॉन ले लेते हैं और ऑक्सीजन को वही रहने देते हैं। तो एक सिलिकॉन क्यों रहने दिया सर? +4 आपने वैलेंसी कम कर दी, क्योंकि ये तो -8 हो जाएगा और ये तो +4 ही बचा। भाई पहले क्या था, 2 × +4 था, और ये -2 × 4 था, बैलेंस था। अब मैं क्या चाहता हूं कि इसकी जगह जो +4 है ना, एक सिलिकॉन रहने देते हैं, और एक सिलिकॉन की जगह मैं एक सोडियम डालना चाहता हूं और एक एल्यूमिनियम डालना चाहता हूं, तो +4 हो गया। इसलिए अपन इसे कहेंगे सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। ऑक्सीजन उतना ही है, चार्ज बैलेंस है, -8 था, -4 +3 +1 बैलेंस है, लेकिन मैंने उसमें थोड़े से आयंस डिफरेंट कर दिए, दैट इज कॉल्ड एल्यूमिनोसिलिकेट्स। सो अपन कहेंगे व्हेन, आप जियोलाइट्स को अपन बॉइलिंग स्टोन भी बोलते हैं, इट्स अ स्टोन मतलब, ठीक है। जियल मतलब ये ग्रीक वर्ड है, बॉइलिंग स्टोन, जियोलाइट्स। तो व्हेन few atoms from 3D network of SiO2 are replaced by SiO2 are replaced by aluminum atoms. The structure is called aluminosilicates. Is called aluminosilicates. अब अगर सिर्फ एल्यूमिनियम लिखोगे सर, तो फिर सोडियम, तो अपन ने पहले एल्यूमिनोसिलिकेट बना लेते हैं, क्योंकि सोडियम की जगह तो मैं पोटेशियम भी डाल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल डाल। तो अपन कहेंगे अगर आपने सोडियम नहीं डाला तो नेगेटिव चार्ज होगा, तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं, लिखो एल्यूमिनोसिलिकेट में नेगेटिव चार्ज लिख भी देता हूं, विच एक्वायर नेगेटिव चार्ज, है ना। Cations such as sodium, potassium, calcium can balance the negative charge, can balance the negative charge.
they can balance the negative charge. The chemical formula is represented by formula. कैल्शियम क्यों आएगा? और कैल्शियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर काफी अच्छा है और इनका काम ही जो होता है अपने पास जो जियोलाइट्स होते हैं ना, अपन हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि सोडियम रिप्लेस होकर वो कैल्शियम और मैग्नीशियम को वहां डिपॉजिट कर ले, तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो दे आर आल्सो स्टेबल, दे फॉर्म फार्मूला विद दैट, है ना. सो द फार्मूला ऑफ जियोलाइट, the formula of zeolite is तो इनका जो फॉर्मूला होगा उसको अपन एक जनरल फॉर्मूला ऐसे लिख लेते हैं भाई, Na2O, मतलब मैं ऑक्सीजन को भी अलग अलग कर रहा हूं इसको, है Na2O करूंगा, Al2O3 लिख लेते हैं, डॉट XH2O, X SiO2 कर देता है क्योंकि SiO2 तो रहेगा ही रहेगा, SiO2 डॉट YH2O वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहेगा. तो दिस इज द फॉर्मूला वेयर X अपन लिख सकते हैं, X can be 2 to 10 and Y can be 2 to 6. तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 2 to 6 हो सकते हैं और X का वैल्यू एटलीस्ट अपन को 2 to 10 चाहिए यहाँ पर. That will be the formula. तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो अपन कहेंगे भाई इट इज अ हाइड्रेटेड एल्यूमिनोसिलिकेट, है ना. सो अब it is hydrated. सर H22 कितना है? H2O 2 to 6, H2O 2 to 6 है ना, X X तो 2 to 10 है. दिख तो रहा है यार, फिर से लेके देता हूँ, तुझे डाउट है तो किसी और का भी हो सकता है. So it is hydrated sodium aluminosilicates, sodium aluminosilicates, है ना, सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट. दिस कंपाउंड है ना, एक्सचेंज सोडियम आइन विथ मैग्नीशियम और कैल्शियम आइन. फ्रॉम हार्ड वाटर, फ्रॉम हार्ड वाटर. हार्ड वाटर में यही दोनों कैटायंस तो होते हैं. और जिन जियोलाइट में, ये जो जियोलाइट है जो सोडियम आइन को एक्सचेंज कर देगा मैग्नीशियम और कैल्शियम, तो इस टाइप के जो जियोलाइट होते हैं दे आर कॉल्ड परम्यूटेट्स. सच जियोलाइट्स आर कॉल्ड permuted. Such zeolites are called permuted. Zeolite natural भी होता है और synthetic भी होता है. So two types of zeolites. Natural तो वैसे भी अपन को पता है, वो जो पत्थर अंदर होते हैं, जो सॉफ्ट वाटर अपन को मिलता है नीचे बोर वेल्स में या वेल में, तो वाटर जो होता है वो फिल्टर होकर जियोलाइट से अपन को सॉफ्ट वाटर मिलता है, ग्राउंड वाटर. नेचुरल भी हो सकता है और सिंथेटिकली अपन बना भी सकता है. नेचुरल और सिंथेटिक भी होता है ना. सो सिंथेटिक जियोलाइट्स जो होते हैं ना, zeolites are widely used as catalyst, widely used as catalyst in petrochemical industry, in petrochemical industry, to convert alcohol into petrol, alcohol into petrol. पेट्रोल को अपन गैसोलाइन बोलते हैं.
gasoline, that is petrol, by the catalyst called ZSM5. ZSM5 is a zeolite. अब ZSM में क्या होता है? Z मतलब होता है zeolite, sieve, molecule, 5 इसका पोर साइज है. So ZSM का मतलब होता है zeolite, sieve, molecule. 5 is a pore size. 5 is a pore size. कि वो पेट्रोल में कन्वर्ट करने के लिए अल्कोहल को कितना पोर साइज होना चाहिए. तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि पोर साइज हम खुद डिसाइड करते हैं, इवन उनका शेप भी अपन खुद डिसाइड करते हैं. ग्लास is a super cooled solution of, that is, silicates and borates. And the general formula of glass is R2M कर लेते हैं, MO कर लेते हैं और डॉट कर लेते हैं. That is water of crystal, जैसे सिलिकेट से. अब ग्लास है तो सिलिका तो होगा ही होगा उसमें. Where अपन R को लिख लेते हैं, इधर R अल्काइल ग्रुप नहीं है, सोडियम या पोटेशियम होगा. M को अपन लिख लेते हैं, दैट इज कैल्शियम है, बेरियम है, जिंक है या फिर लेड है. और जो मेटल ऑक्साइड्स अपन लिखेंगे, इसको M डैश कर देता हूँ मेटल ऑक्साइड को. तो हार्डनेस के लिए Al2O3 लेते हैं या फिर बोरेट लेते हैं B2O3 या फिर अपन P2O5 लेंगे. ये जनरल फॉर्मूला है. ग्लास, जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है वो सोडियम सिलिकेट्स होता है. ट्रांसपेरेंट ग्लास is NaSiO3 called as water glass. और ट्रांसपेरेंट होता है इसलिए अपन उसे वाटर ग्लास बोलते हैं. Na2SiO3 को अगर आप HF से रिएक्ट करोगे तो ट्वाइस ऑफ NaF बनेगा, ट्वाइस ऑफ NaF बनेगा, प्लस SiF4 बनेगा, प्लस H2 बनेगा, 3H2, सो 6HF. और SiF4 HF से रिएक्ट करेगा अगर, तो ये H2SiF6 बनाता है, which is a waxy solid. This process is called etching of glass. This property is called etching of glass. Property अपन लिख लेते हैं ना, property is used for etching of glass. ग्लास, एचिंग ऑफ ग्लास का मतलब है डिजाइनिंग ऑफ ग्लास. आपने देखा होगा कुछ ग्लासेस पे ना डिजाइन्स बने होते हैं. तो डिजाइन कैसे बनाते हैं? ग्लास को HF के नहीं, ग्लास को HF के सोल्यूशन में रख देते हैं, तो उसका सरफेस जो होता है ना वो वैक्सी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. फिर अपन उस पर डिजाइन बना देते हैं. वो कलर वाला डिजाइन नहीं बोल रहा है ना. तो फिर अपन जब वो वैक्सी सॉलिड जैसे एग्जिस्ट करेगा, वैक्सी सॉलिड में तो अपन उससे नाइफ से उस पर डिजाइन बना देते हैं, जो भी डिजाइन आपको शेप बनानी दे सकते हैं ना उसको. शेप, बिल्कुल. तो उसमें अपन फिर उसको जब ड्राई करते हैं तो वापस वो हार्ड हो जाता है. सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ ग्लास इज कॉल्ड एचिंग ऑफ ग्लास. अपन से फॉर्मूला पूछते हैं. सोडियम सिलिकेट्स हो गया,
डिफरेंट मेटल यूज डालते हैं अपन उसमें ताकि कलर आ जाए डिफरेंट डिफरेंट। सो डिफरेंट मेटल से डिफरेंट कलर्स आते हैं। ये कलर्ड ग्लासेस का फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि मेटल से कैल्शियम है तो येलो कलर आ गया, बेरियम है तो ग्रीन कलर आ गया, लाइक दैट। वो डिफरेंट वो कलर्स की जरूरत नहीं है अपन को, बस ये है कि भाई अपन कलर्स ऐड करेंगे। तो अगर हमें कलर्ड ग्लासेस चाहिए तो हमें मेटल डिफरेंट डिफरेंट मेटल के क्रिस्टल्स डाल देते हैं उसमें, तो कलर्ड आ जाता है उसमें। दिस इज अबाउट योर ग्रुप 14। ये आपका ग्रुप 14 है। आपका ग्रुप 14 खत्म हो गया। अब आप अपने डाउट भी पूछ सकते हो। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप डाउट्स पूछ लो। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आप लिख लो पहले, और फिर अपन नेक्स्ट पेज पे चलता है। ये आपका 14 ग्रुप था। ये आपका 14 ग्रुप। तो यहाँ आपका ये खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, डाउट्स करना है। सर साहब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे? नेक्स्ट चैप्टर में मतलब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ेंगे, मतलब विल स्टार्ट। मैं तो सोच रहा था कि अच्छा तुम्हारे बैच में, दूसरे बैच में भी AP4 AP5 होंगे ना, AP1 AP2 में भी, AP1 AP2 में भी मतलब AP4 AP5 के बच्चे हैं। वरना मैं एल्कीन्स ही शुरू कर लेता, एल्कीन्स का रिवीजन शुरू कर लेता था। सर अभी केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स बाकी है? आयनिक इक्विलिब्रियम बस। ओके सर। और वो भी मतलब मेरे ख्याल से AP3 का तो वो भी खत्म हो गया। AP3 और सिलेबस विल बी कंप्लीटेड बाय नेक्स्ट क्लास, 11th क्लास का 100%। डिस्कस किया हम्म, एनवायरमेंट केमिस्ट्री। हाँ तो वो दिया था ना तुमको पढ़ने के लिए, डिस्कस करना है बस। हाँ सर वही डिस्कस नहीं हाँ किया। डिस्कस कर लेंगे अपन, डिस्कशन बाकी है ना, मुझे पढ़ाने के लिए तो बाकी नहीं है ना कुछ, डिस्कशन ही बाकी है। सर पढ़ाने के लिए सब कुछ हो गया, डिस्कशन थोड़ा सा बचा है। हाँ पढ़ाने के लिए सब कुछ हो गया, डिस्कशन बचा हुआ है। वंस यू कंप्लीट द डिस्कशन, मैं 12th क्लास का केमिकल काइनेटिक्स शुरू करूंगा। ओके सर। सर आप AP2 में GOC2 कब लेने वाले हैं? AP2 में GOC2 अभी हाँ सर, किसी भी बैच में GOC2 अगर होगा तो प्लीज आप बता दीजिए AP3 वाले बच्चों को। ठीक है। तो पहले मैं इनका आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू कर रहा हूँ। तो तुम लोगों का मतलब अब डाउट्स अगर हैं तो बताओ, वरना आयनिक शुरू कर लेते हैं इक्विलिब्रियम का। सर सर अभी जो सैटरडे को 19 को एग्जाम है सर, उसमें आपने सिलेबस में GOC दिया है सर, तो हाँ फिर तो वो वो GOC नहीं 1 है है, क्या उसमें? वो GOC 1 है। ओके सर। GOC 1 है। बोलो, शुरू कर लें फिर? हाँ सर। चलो फिर GOC मतलब आयनिक शुरू कर लेता हूँ। सर तो फिर हम लोग जाए।
हाँ तुम लोग जा सकते हो, मतलब वैसे भी टाइम भी अब हमारा, मैंने बुलाया ही था इसलिए कि जल्दी ये खत्म हो जाएगा तो अपना तुम्हारा सिलेबस खत्म, तुम्हारा GOC2 भी हो गया, सब हो गया, है ना। GOC2 जितना आता है उतना तो आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, स्कूल में जितना आता है अभी। जेई के हिसाब से तो बहुत कुछ बचे हुआ है अपने, तो देखेंगे अपन, डाउट्स डिस्कस करेंगे। तो मैं AP3 वाले जा सकते हैं, मैं इनको आयनिक शुरू करूंगा। सर AP3 नेक्स्ट क्लास में आप क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, बता दीजिए। नेक्स्ट क्लास में AP3 में डिस्कस करने वाला हूँ थर्मो पूरा, और Okay, आयनिक का एक्सरसाइज 1, आयनिक 1 और आयनिक 2 का। अच्छा ओके सर। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। ओके चलो, मैं इनका आयनिक शुरू करूंगा। बोलो। सर अभी क्या कर रहे हो? अभी तो मैं GOC2 शुरू कर, आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू करूंगा, और GOC2 में तो बस एसिड बेसिक स्ट्रेंथ आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, हाउ टू चेक द एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, तो GOC2 अपन बीच में कभी करेंगे, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, तीन क्लास के आसपास लगेगा, तो वो कभी भी करवा दूंगा, लेकिन जितना एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ अपन को आएगा ना एग्जाम में, उतना अपन पढ़ चुके हैं, सो उसको मैं आराम से ही करूंगा। बट आयनिक अपन ने बिल्कुल भी टच नहीं किया, अपन को आयनिक पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। और सर हमारा एल्काइल बाकी था हाइड्रोकार्बन से। क्या बाकी है? हाइड्रोकार्बन। हाँ सर, एल्किन्स और एल्काइंस रह गया था। हाँ बेटा, मैं सोच रहा हूँ या तो आज ही करूंगा, नहीं तो मैं बीच में कभी कर दूंगा, आप चिंता मत करो, मैं कर दूंगा। मुझे याद है कि मुझे हाइड्रोकार्बन करना है, एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्केन हो गया अपना, लेकिन आप एल्केन को सॉल्व कर लेना, हाँ सर। तो मैं कर दूंगा। तो फिर आज अपन आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू कर लेते हैं। एक्चुअली आयनिक इक्विलिब्रियम को पढ़ने के लिए बहुत सारा पार्ट एक्स्ट्रा भी पढ़ना होता है चैप्टर को शुरू करने के पहले, तो बहुत सारा पार्ट अब पता तो नहीं चलता अपन को कि इतना पार्ट और भी पढ़ना होता है। अब तो अपन सीधे चैप्टर पे नहीं जाएंगे, पहले तो अपन पढ़ते हैं कि भाई इक्विलिब्रियम तो अपन को पता है क्या होता है, तो कंसंट्रेशन बिकम कांस्टेंट। आयनिक के लिए अपन को आयंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सो अब आयंस के बारे में पढ़ने के लिए अपन को पढ़ना होता है एसिड बेस थ्योरीज, ठीक है ना। थोड़ा बहुत तो 10th क्लास में ही पढ़ते हैं, बट अज्यूमिंग कि भाई आपने कुछ नहीं पढ़ा, मैं अपने हिसाब से एक बार चेक करना चाहूंगा। तो एसिड बेस थ्योरीज में एक थ्योरी होता है आर्हेनियस थ्योरी। अब ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं आता आर्हेनियस थ्योरी से, लेकिन अपन को आना चाहिए अच्छे से कि आर्हेनियस थ्योरी है क्या। सो इन एक्वस सॉल्यूशंस, मतलब पानी में ये थ्योरी एप्लीकेबल है, आपको सॉल्यूशन वाटर ही लेना पड़ेगा। तो ये थ्योरी के हिसाब से एसिड्स आर दो सब्सटेंस which gives H plus ion. H plus ion. सर आपने कौन सी थियोरी लिखी है? तो अरेनियस थ्योरी लिखा है। और अभी तुम लोग नाम के लिए भी पूछ रहे हो, अरेनियस ये है भाई, ठीक है ना। सो विच गिव्स H plus ion। अब वाटर तो ऊपर लिखा ही हुआ है, तो बनाने की जरूरत नहीं है। और बेसिस आर दो सब्सटेंस which gives OH minus ion in the solution। ये होता है। अपन एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे HCl है, H2SO4 है, CH3COH है, H2S है ना। जो भी वाटर में H plus ion देंगे वो फिनॉल है, एक्सेट्रा। और OH minus ion के लिए विल राइट दैट इट इज NaOH है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, राइट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, सीजियम हाइड्रोक्साइड है, like that we can write। They are called arenas bases। अभी एक्चुअली अपन एक बात को और ध्यान रखेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं ये बता दो। एसिड जो पानी में कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं उनको अपन कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, बाकी इनकम्प्लीटली मतलब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में HClO4
HI, HBr, H2SO4, HCl, HNO3। इसके अलावा बाकी जो भी एसिड दिखे ना उन सबको वीक बता देना। मतलब हमें HClO4, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स दिया है ना। हाँ भैया अब ऑर्डर लिखा हुआ है तो अपन कहेंगे भैया तो स्ट्रेंथ देगा, ऑर्डर दे दिया आपने तो सीधा। जब स्ट्रॉन्ग बता नहीं है तो ऑर्डर में लिख। मतलब हमारे लिए जो पढ़ना है वो है HClO4 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पर क्लोरिक एसिड। अब इससे ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होता है क्या, तो अपन कहेंगे होता होगा, हमें नहीं जानना। हमारे लिए सर ने ये बताया, बस हमारे लिए यही सही है और कुछ भी नहीं। क्योंकि इसके अलावा कोई एसिड अगर अपन से पूछे भाई कोई सुपर एसिड है, तो सुपर एसिड्स भी होते हैं। इसका एक हाइड्रोजन हटा दो, फ्लोराइड लिख दो, हो गया सुपर एसिड। ये तो इससे भी ज्यादा एसिडिक होगा, लेकिन हमें नहीं जानना, सर ने नहीं बताया, इसका मतलब हमारे सिलेबस में नहीं है। भाई अब ऐसे थोड़ी करेंगे अपन कि अच्छा बताओ ये क्या होता है, ये क्या होता है, हमें नहीं जानना। अगर कोई एग्जाम में आएगा तो बस वही बताओ, उससे आगे मत बताओ आप। वैसे भी मैं बहुत सारा पार्ट बता देता हूँ यार जो सिलेबस में नहीं है, फिर अपन वही तो याद करना मुश्किल हो रहा है। तो अपने पास ये स्ट्रॉन्ग है, इसके अलावा कोई भी एसिड दिखा सब वीक है हमारे लिए। आप कोई भी लिखो, कोई पूछे सुपर एसिड क्या होता है, हमें नहीं पता, अपने सिलेबस में है क्या, है तो बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। सो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके अलावा सब वीक है अपने लिए। ऐसे ही अपन एक बार स्ट्रॉन्ग बेस लिख लेते हैं भाई, कि आप मुझे स्ट्रॉन्ग बेस बता दो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड तो थोड़े से थे, तो बाकी सब तो एसिड बहुत सारे होते हैं, तो अपन ने कहा भाई इनके अलावा जो दिखेगा सब वीक है हमारे लिए। किसी ने पूछा HF वीक, क्योंकि उधर नहीं लिखा था सबने। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जो अपन को पढ़ना है वो है सीजियम हाइड्रोक्साइड, फिर रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड, फिर स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्चुअली बाउंड्री लाइन पे तो थोड़ा वीक, भी थोड़ा सा वीक होता है, बट स्ट्रॉन्ग बेस में अपन कंसिडर कर लेते हैं, बाकी सब वीक। इसके अलावा जो भी दिखेगा मुझे वो सब वीक है मेरे लिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक, आपने लिखा नहीं, इसमें हमने वीक बताया। लिथियम हाइड्रोक्साइड वो भी वीक। अच्छा ठीक है, तो मुझे स्ट्रॉन्ग एसिड पता है, स्ट्रॉन्ग बेस पता है, और सीक्वेंस में ना ये अल्कली मेटल्स के हैं, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बॉटम वाले, तो ठीक है, फिर याद भी रहेंगे मुझे कि मतलब एक बार पीरियोडिक टेबल में भी देख लूंगा इनको, तो मुझे याद रहेगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अपन को कभी प्रॉब्लम नहीं जाएगा कि भाई फिर अपन को कोई पूछेगा वीक एसिड बताओ, हाँ ठीक है इनमें से नहीं है ना कोई, वो वीक ही होगा। अब सेकंड थ्योरी की बात करते हैं। सेकंड थ्योरी होता है लुईस, इट विल बी ब्रॉन्स्टन थ्योरी। लुईस भी पढ़ना है अपन को, लेकिन मैं ब्रॉन्स्टन इसलिए पढ़ा रहा कि ये वाली थ्योरी में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बेस मिलते हैं अपन को, फिर ब्रॉन्स्टन में थोड़ा उससे वीक, लुईस में और वीकेस्ट वन, तो अपन वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ भी या एसिडिक स्ट्रेंथ भी चेक कर लेंगे। ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी थ्योरी, लाउरी थ्योरी। अब इनकी थ्योरी को अपन प्रोटॉन थ्योरी भी बोल सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटॉन थ्योरी, ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटॉन थ्योरी, also called as proton theory. That is also called as proton theory. So इस theory के हिसाब से acids are those substance are those substance which gives H plus ion. तो अपन कहेंगे वो तो इसमें भी लिखा था आपने,
हाँ, तो इधर वाटर कंपलसरी था, इधर वाटर कंपलसरी नहीं है, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। आप अमोनिया सॉल्वेंट भी ले सकते हो, आप अल्कोहल सॉल्वेंट भी ले सकते सॉल्वेंट लिख दे आगे। हो। मैं सोच रहा था एग्जांपल लिख दूं, इन एनी सॉल्वेंट, लो लिख दिया। और bases are those substance which gives OH minus sign in any solvent. तो H प्लस साइन देगा, मतलब जो भी अरेनियस थ्योरी में लिखे थे वो सारे के सारे मैं इधर भी लिख सकता हूं, HCl। लेकिन मैं इधर वो भी लिख सकता हूं जो इधर नहीं लिखे थे, लेकिन वो प्रोटॉन देते हैं, प्रोटॉन देते हैं किसी और सॉल्वेंट में। प्रोटॉन देते हैं किसी और सॉल्वेंट में। तो फिर मैं ऐसे बोल दूं क्या कि all areneous acid are Bronsted acid, but all Bronsted acid are not areneous acid? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। सर आपने अभी क्या बोला, वापस और रिपीट बेस के करेंगे? लिए भी बोल रहा हूँ, एक रुक जाओ धीरे धीरे, मतलब एकदम अपन करेंगे ना तो गड़बड़ ना हो जाए कुछ ऐसे। पहले तो मुझे नीचे लिखना था ये, यहाँ पर आराम से मैंने आपसे कहा, क्योंकि मैं मतलब थोड़ा इजी, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, मैं अपन को सीधे काम की बात कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा स्लो चलूंगा। अपन क्या करेंगे, अपन ने कहा देखो ऑल अरेनियस एसिड कैन बी कॉल्ड एज ब्रॉन्स्टेड एसिड, क्योंकि वो प्रोटॉन तो देंगे ही देंगे, लेकिन ऑल ब्रॉन्स्टेड एसिड मे नॉट बी द अरेनियस एसिड, क्योंकि ये ब्रॉन्स्टेड एसिड है। भाई ये अमोनिया जो है, ये अमोनिया में ही अगर अपन जैसे वाटर वाटर H प्लस साइन देता है ना, तो अमोनिया भी H प्लस साइन देता है। ये अपन कहेंगे H प्लस साइन देना है तो कोई दूसरा सॉल्वेंट ले लेते हैं जो इससे ज्यादा बेसिक हो, जो इससे प्रोटॉन निकाल दे। ये लो, इससे प्रोटॉन ले लेगा क्योंकि ये ज्यादा बेसिक है इससे, तो ये एसिड जैसे बिहेव करेगा। हमने ये सॉल्वेंट ले लिया, ये लिक्विड होता है। तो मेरा मतलब था कि ठीक है भाई, फिर जैसे अब अपन कहेंगे कि अच्छा ठीक है, अमोनिया को वाटर में डालें तो अपन कहेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ऐसे बना देते हैं। ठीक है, बेसिक तो है सोल्यूशन क्योंकि अमोनिया बेस है, लेकिन प्रोटॉन किसने दिया? इसने, तो ये एसिड है, ये काय को एसिड होगा? भाई जो प्रोटॉन देगा वो हमारे लिए एसिड है। लेकिन अगर अमोनिया को मैं वाटर की जगह ऐसे सॉल्वेंट में डाल दूं जो इससे प्रोटॉन ले ले, तो कहेंगे फिर ये एसिड है और ये बेस हो जाए। जैसे यहां पर इसने प्रोटॉन दिया तो ये एसिड है, ये बेस। तो अपन कहेंगे अब एक बात अपन को अच्छे से पता है कि सॉल्वेंट का लिमिटेशन नहीं है। अगर सॉल्वेंट, क्योंकि अरेनियस में अपन वही कर सकते थे कि देख भाई जो पानी में H प्लस आयन देगा बस वही एसिड होता है, वो कह रहा था। तो अपन कहेंगे सर ऐसे तो बहुत सारे कंपाउंड पढ़े हमने कि जो प्रोटॉन नहीं भी दे सकते और वो बेस है, अब क्या करें, इनको कैसे प्रूव करो? तो इसलिए तो डिफरेंट थ्योरी की जरूरत पड़ी अपन को, वो डिफरेंट थ्योरी से बताऊंगा ना कैसे प्रूव करेंगे अपन। तो अपन से कहा गया अच्छा ठीक है, तो अपन ने कहा कि भाई ठीक है, अगर मेरे पास अमोनिया है, बताओ ये एसिड या बेस है? तो अपन कहेंगे भाई सॉल्वेंट मेरे पास, क्या किसी सॉल्वेंट में मैं इससे प्रोटॉन दिला सकता हूँ? हाँ दिला सकते हो, तो ठीक है ये एसिड है, इन एनी सॉल्वेंट लिखा। और बेसिस में ऐसा नहीं हो सकता, इन एनी सॉल्वेंट। तो अपन कहेंगे एग्जाम्पल बेसिस में, सो विच गिव्स OH, विच अपन ने OH नेगेटिव आयन लिखा ना यहाँ पर, अपन को OH नहीं लिखना है, अपन को लिखना है एक्सेप्ट प्रोटॉन्स H प्लस आयन इन एनी सॉल्वेंट इज कॉल्ड दस। तो उसको OH को क्या कर दो, ये कर दो। अपन कहेंगे सर OH भी देगा तो अच्छा रहेगा ना, H प्लस आयन क्यों लिख रहे हो? अपन को ये लिखना है ना, आपको
प्रोटॉन थ्योरी का मतलब हो गया एसिड भी प्रोटॉन से बताना है और बेस भी प्रोटॉन से बताना है। तो अपन कहेंगे ये तो बहुत इजी हो जाएगा सर, फिर बेस बताना है। वो कैसे? तो कोई भी एनाइन लिख दो, इट्स अ ब्रॉन्स्टेड बेस। प्रोटॉन तो लेगा ही ना वो। अगर अपन कोई भी एनाइन लिख दें तो प्रोटॉन तो लेगा ना, और प्रोटॉन लेगा तो सारे एनाइन हो गए। फिर जितने एनाइन है सारे लिख दो, दे आर ब्रॉन्स्टेड बेसिस। अगर आप कह रहे हो एसिड, क्योंकि प्रोटॉन थ्योरी बोल रहे हैं ना अपन को, मतलब आपको एसिड भी प्रोटॉन से एक्सप्लेन करना है, बेस भी प्रोटॉन से एक्सप्लेन करना है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोटॉन थ्योरी। तो अपन कहेंगे आप तो कोई भी सर एनाइन तो लिख दो। हाँ अभी जैसे बेस में एनी एनाइन लिखा है, वैसे एसिड में भी एनी कैटायन लिख सकते हैं ना? हाँ लिखो ना, क्या प्रॉब्लम? एनी एनाइन, तो अपन कहेंगे which gives H plus N। अब एनी कैटायन H plus N देगा क्या? हम्म नहीं, तो फिर कैसे लिखे? देखना भाई कौन है, और एनाइन तो सारे के सारे प्रोटॉन लेंगे। हाँ तो फिर प्रूफ कैसे कर, आप ये बोल सकते हो सर ये बताओ एनाइन तो चलो प्रूफ हो गया, इससे कैटायन कैसे प्रूफ करोगे कि वो एसिड या बेस है? वो भी कर लेंगे, अभी आगे देखते हैं अपन। अब मैं इसको हटा रहा हूं। तो अब एनाइन में अपन कोई भी एनाइन लिख दो, आपकी मर्जी, एनी एनाइन, कार्बोनेट आयन हो या H नेगेटिव आयन, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एनाइन लिख दो। आपने लिखा ना एनी एनाइन, इट विल एक्सेप्ट द प्रोटॉन। sir, हाँ any Arrhenius base will be Bronsted base, ना? एनी अर्नियस बेस विल बी द ब्रॉन्स्टेड, हाँ क्योंकि प्रोटॉन तो लेगा ही लेगा, है ना Yes, sir. भाई। जो बेसिस है उनमें तो अपन को कोई टेंशन ही नहीं है, प्रोटॉन लेंगे। अपन तो ये करें एनाइन भी आ गए सारे। एनाइन क्या, अगर अमोनिया भी होगा, किसी सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर भी हुआ ना, तो भी बोल दूंगा ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस। क्यों? लोन पेयर होगा तो प्रोटॉन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। पक्का? यस। चल देखते हैं दूसरा, अभी खत्म नहीं हुआ ये थ्योरी। दे हैव आल्सो गिवन द कंसेप्ट टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ एनी सब्सटेंस। फाइंड आउट द नेचर ऑफ एनी सब्सटेंस। नेचर मतलब एसिडिक और बेसिक, थ्योरी वही पढ़ रहे अपन। नेचर ऑफ एनी सब्सटेंस, dissolve it in water। वो कह रहा है कि अगर आपको है ना, अगर अपन को है ना, so we'll try to find out the nature of any substance, dissolve it in water। if the solution become acidic, then substance is acidic in nature, then substance is acidic। and if solution is basic,
then substance was basic in nature. Then substance is basic in nature. Is basic in nature. किसी भी सब्सटेंस के लिए काम करेगा ना ये? बिल्कुल 100%, चाहे कोई भी थ्योरी फेल हो जाए। रुक जाओ मैं, हाँ, बिकॉज वाटर इज एम्फोटेरिक, वाटर का अपना कोई नेचर नहीं होता। एम्फोटेरिक मतलब इट बिहेव एज एसिड in presence of base. It behave as acid in presence of base. And behave as base in presence of acid. In presence of acid. Of acid. In presence of acid. So अगर पानी में अपन किसी को भी डालेंगे तो अपन को पता चल जाएगा कि वो एसिडिक है बेसिक सॉल्यूशन। तो अपन नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, आप लिख लो, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं। अब देखो एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास Na2CO3 है, मैंने इसको वाटर में डिसॉल्व किया था। तो मैं क्या करूंगा, वाटर में डिसॉल्व करके जो कैटायन एनाइन है ना उनको सेपरेट कर दूंगा, मुझे मिलेगा NaOH प्लस H2CO3। ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड है। So the solution will be basic. Since base is strong, so solution will be basic. तो अपन बता देंगे, thus the salt is basic. Salt is basic. तो अपन कहेंगे ठीक है सर, मान लिया। अब मान लो मेरे पास ऐसे गिवन, तो क्या करें, Na2CO3 की जगह मेरे पास NaHCO3 है, तो ठीक है पानी में डालो। अब अपन क्या करेंगे ना, अब इतना लिखने वाले नहीं है पूरा, अपन तो ऐसे कर देंगे, इसको पानी में डालो, OH बनाऊंगा, H बनाऊंगा, फिर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, बेसिक सॉल्ट। अपन को ऐसे गिवन था CaCO3, बताओ, तो अपन कहेंगे ठीक है पानी में डालते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, बेसिक सॉल्ट, वीक एसिड, बेसिक सॉल्ट। चलो अच्छा, ये बताओ मेरे पास MgCl2 है, तो अपन कहेंगे ठीक है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता मुझे और HCl बनेगा मुझे, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस। अब अपन को पता है ना कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कौन वीक एसिड होता है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस होता है, कौन वीक बेस होता है। वो कैसे, आपने बताया ना आरएनएस में, ये इसलिए तो लिखा था आपने नोट करके, यही बताने के लिए कि तुम्हें पता है कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है कौन सा।
इट्स अ एसिडिक सॉल्ट। तो अपन कहेंगे अच्छा सर बताओ ये कैसे होगा, तो अपन कहेंगे पानी में डालो इसको, ये तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रल सॉल्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस, तो अपन कहेंगे न्यूट्रल सॉल्ट। लो भाई अपन ऐसे सॉल्ट का नेचर फाइंड आउट, तो अपन सभी के लिए बता सकते हैं कौन सा स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है, लाइक दैट। नेक्स्ट एक मिनट है, they have also given the concept of conjugated acid and conjugated bases and conjugated base। मैं यहां से आगे नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, होमवर्क लिख देता हूं। अपन को थर्मो डिस्कस करना है। GOC1 अपना कंप्लीट हो गया था, तो थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ अपना कंप्लीट हुआ क्या? Yes, हाँ sir. सर तो नहीं, इसका फर्स्ट लॉ का ना, फर्स्ट लॉ भी आप करना, बट उसमें एक्सरसाइज 3 वो करेंगे डिस्कस अपन। इसका एक्सरसाइज 3 सर एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3 बाकी है। बता देना बेटा, वह तभी बता देना, अपन कर देंगे। ओके सर। और थर्मोकेमिस्ट्री भी देख लेना थर्मोकेमिस्ट्री में, लेकिन एक्सरसाइज 1 का सिर्फ पार्ट 2 कर लेना। ये अपन नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के बाद अपन कंटिन्यू करेंगे इसका। ओके सर। एस ब्लॉक कंप्लीट है ना अपना? यस सर। हाँ सर हो गया सब। ठीक है, तो फिर ये अपन कंप्लीट हो गया, पीडीएफ सेव कर लिया, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, और ये आज आपका क्लास था। ठीक है, ओके सर, बाय सर। चलो भाई, थैंक यू है। थैंक यू सर, बाय सर। ओके ओके, थैंक यू सर, बाय सर। बाय बेटा, बाय बाय।